नमस्ते, मैं अंकित और आप सभी का फिर से स्वागत है स्व भारत डायलॉग में। आज हमारे बीच राजीव जी हैं। राजीव जी सामाजिक कार्यकर्ता और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, आप सभी को ज्ञात होगा, आप सब लोग न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि बिहार इलेक्शन का घोषणा हो चुका है, जो कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को 14 को रिजल्ट आ जाएगी। तो उसी सब मुद्दों पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और कल ही परसों में हमने देखा कि कई सारे 2-3 पार्टियों ने अपना कैंडिडेट जारी किया। तो उन्हीं सब मुद्दों पे हम आगे चर्चा करने के लिए राजीव जी से बात करेंगे। आपको पता ही होगा राजीव जी कि बिहार इलेक्शन शुरू हो गया है, बिहार इलेक्शन का आगाज हो गया है और आप बिहार के बक्सर जिले से बिलोंग करते हैं। जी। तो और बक्सर पिछले इलेक्शन में काफ़ी फेमस भी रहा है अपने इलेक्शन मुद्दों के लिए। तो आपको क्या लगता है राजीव जी कि इस बार का विधानसभा का इलेक्शन किस तरीके से किस मोड़ पे जाने वाली है? क्योंकि अभी आप हम लोग देख रहे हैं कि पिछले चुनाव तक 2 गठबंधन आपस में चुनाव लड़ रही थी। इस बार एक तीसरा फ्रंट भी खुल चुका है और तीसरा फ्रंट खुल गया है और उसके कारण क्या है कि अपने अलग अलग वादे निकल के आ रहे हैं। हाँ। कल ही परसों में हाल ही में हमने देखा कि लालू के जो लाल हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने घोषणा किया कि जिन घर में सरकारी नौकरी नहीं होगा, उस घर में हम सरकारी नौकरी देने का ऐसा वादा किया उन्होंने। तो ये कहाँ तक सत्य होने वाली है और ये आपको क्या लगता है कि ये सत्यता चुनाव के बाद अगर उनका गवर्नमेंट बनता है तो वो कर पाएंगे या फिर ये जुमला है? कैसा आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्व भारत डायलॉग को हार्दिक आभार। बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है और मैं अभी एक प्रामाणिकता के साथ एक बात कर रहा हूँ और मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि आप भी इस बात को जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। क्या कोई भी इवन प्रधानमंत्री भी बन जाए तो क्या वो संभव है कि हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे दे? दुनिया का कोई देश अपने जनसंख्या का एक सीमित हिस्से को ही सरकारी गतिविधि में एंगेज कर सकता है। जी। बाकी ये एकदम जुमला ही है, मतलब, और ये जुमला भी अब इस प्रकार के जुमले तो बिल्कुल नहीं चल सकते। आप एकदम सरेआम ऐसे घोषणा कर रहे हैं कि हर घर से आप नौकरी दे देंगे। कहाँ से दे देंगे आप? उन जो नौकरी देंगे जिनको, उनकी सैलरी कहाँ से देंगे? क्या अपने घर से देंगे? तो ये इस प्रकार के जो मुद्दे हैं एकदम पूरी तरीके से जुमला है। जुमला से भी आगे का है ये बात। इस पे होना चाहिए कि हम सभी को रोजगार के अवसर देंगे। हाँ। बिल्कुल, सबको हम आप नौकर बनाना चाहते हैं, सरकार का नौकर बनाने का ऐसा एक मानसिकता बिहार में पेश करना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सरकार का नौकर बनाने का मानसिकता तो छोड़िए, आप नौकर बना भी नहीं पाएंगे इतने बड़े स्केल पे। आपके पास काम ही नहीं है। सरकार को चलाने के लिए एक टीम की आवश्यकता होती है। सरकारी गतिविधियां हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ये शिक्षा के संस्थान हैं, बैंकिंग है, बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें सरकार इन्वॉल्व है। लेकिन सरकार के पास सीमित संसाधन है। उन संसाधनों से आप एक सीमित नौकरी दे सकते हैं। जैसे अभी आपको डाटा के अनुसार अगर बताएं तो बिहार की आबादी करोड़ों में है, 11 करोड़ के आसपास है। उसमें से वोटर हैं आपके पास लगभग 7.5 करोड़ और उसमें से पूरे 11 करोड़ में अभी 18 लाख के आसपास के लोग बिहार में सरकारी नौकरी में हैं। जी। जो कि मतलब उन्होंने तो बोला है कि हम हर परिवार को देंगे बिहार में नौकरी। मतलब तो अगर बिहार में परिवार की बात करें तो 3 करोड़ के अराउंड परिवार निकल जाएंगे। कम से कम 3 करोड़ परिवार हैं। क्या वो 3 करोड़ नौकरी दे देंगे? मान लीजिए ये 18 करोड़ अभी 18 है, जो 18 लाख जो अभी काम कर रहे हैं सरकारी, उनको हटा भी देते हैं तो बाकी 2 करोड़ 80 लाख के आसपास कहाँ से देंगे ये नौकरी? अपने घर से पेमेंट देंगे। और इतने क्या रोजगार के मतलब नौकरी के पद हो पाएंगे सरकार? कहाँ से आप जनरेट? वही तो इम्प्रैक्टिकल है एकदम, ये एकदम इलॉजिकल है। बिल्कुल नॉनसेंस है एक तरीके से। आप बताइए तो मतलब ये कोई भी बच्चा समझ जाएगा। आप आकलन करेंगे तो मैं किसी उनको टारगेट करने की दृष्टि से नहीं बोलूं। कोई भी आज अगर बोलता है, इवन कोई भी पार्टी, कोई भी जी, कि मैं
सभी परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दे दूंगा, तो ये साफ साफ झूठ होने वाला है। क्योंकि अभी पिछला ही उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, जब वो लोग बोल के जीते थे, ये सरकार में आए थे महागठबंधन के लोग, तो कि हम 15 लाख की कितना तो नौकरी देंगे, जो भी वादा किया था उन्होंने, क्या वो पूरा दे दिया? उन्होंने नहीं दिया। तो उतना भी नहीं दे पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम 3 करोड़ लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को हम नौकरी दे देंगे। ये असंभव बात है। इस जुमले में नहीं उलझना है। और मुझे नहीं लगता कि बिहार का जो युवा वोटर है, विशेषकर जो कॉलेज जाता है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जो लॉजिक लगाता है, जो दुनिया के घटनाओं से, दुनिया की पॉलिटिक्स से, दुनिया के इकोनॉमी से परिचित है, वैसा युवा मुझे नहीं लगता है कि इन जुमलों में आने वाला है आपके पास। और वैसे ही लोग सरकारी नौकरी का लालच दे करके लोगों को मतलब कर्महीन बना रहे हैं एक तरीके से, कि आप किसी तरीके से आप अपना विकास के बारे में मत सोचिए, एंटरप्रेन्योरशिप को छोड़ दीजिए, और आप हम पे डिपेंड रहिए। सरकारी नौकरी, एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे देंगे, बाकी लोग मतलब उसी में लगे रहिए। मतलब सरकार का नौकर बन जाइए और पूरे परिवार उस पर आश्रित हो। हाँ, ये इस प्रकार की, ये बहुत पुरानी मानसिकता हो गई। जब लोग गुलामी को नहीं समझ पाते थे और आस्था के कारण सिर्फ किसी की भी बात को मान लिया करते थे, खासकर राज परिवार के बातों को मान लिया करते थे। तो ये लोग राज परिवार के लोग हैं, ये उनके लिए कहना आसान है। लेकिन जो गांव में आप स्किल तो पहुंचा नहीं पा रहे हैं, बात एक स्किल पे होनी चाहिए, बात स्किल पे होनी चाहिए, बात व्यवसाय पे होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स निकलने चाहिए बिहार से। बिहार एक प्रोस्पेरस राज्य रहा है अपने प्राचीनतम इतिहास में। आप देखते हैं तो अखंड भारत की संकल्पना देने वाला बिहार है। वहां से पूरी भारत की एकता और अखंडता की नींव रखी गई और प्रोस्पेरस स्टेट था पहले बिहार। लेकिन कालखंड में नेतृत्व अच्छे नहीं मिले। आजादी के बाद भी बिहार का शायद ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन नेतृत्व अगर सही मिला होता तो बिहार आज बीमारू प्रदेश में नहीं रहता और इन सब मानसिकता में नहीं फंसता कि इन सब मानसिकता में नहीं फंसता। हर सबको नौकरी ही चाहिए, सबको सरकार का नौकर ही बनना है। बिल्कुल, केवल और नौकरी करने की मानसिकता विकसित करना ही सबसे बड़ी मतलब खराब सोच है। और दूसरी बात, यूपी बिहार में विशेषकर बिहार में ये मानसिकता मतलब ऐसी भर दी गई है कि आप अगर सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप जीवन में आपका पढ़ना लिखना व्यर्थ है। उस कारण से मैं देखता हूं तमाम लोग मतलब सरकारी नौकरी के तैयारी में 8-8 साल 10-10 साल लगा देते हैं। मैक्सिमम युवा उसमें जो अपनी जवानी का महत्तम समय है जिसमें वो कुछ अच्छा कर सकते थे, सरकारें दे रही हैं उनके लिए व्यवस्था, लेकिन वो उधर न जा करके तैयारी के नाम पर खेत बेच करके, ये कैसी मानसिकता है? इस मानसिकता से बाहर आना होगा। और वहां पे बिहार में कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी दुनिया का कोई भी नेता देश के पूरे परिवार को सरकारी नौकरी के आधार पर नहीं अच्छा जीवन दे सकता है, ये निश्चित। और नौकरी दे भी नहीं सकता है पूरा एक परिवार को, संभव नहीं है। ये सब स्पष्ट मतलब झूठी बात है और जुमला है। तो इन बातों में तो, और मुझे नहीं लगता कि अभी जो करंट जनरेशन है, जो नए वोटर्स हैं, वो इसको बड़े अच्छे से समझ रहे हैं, पुराने वोटर्स भी समझ रहे हैं कि ये जुमला है। हाँ, ये जुमला है पूरी तरीके से। जी, बात तो जुमला और मुद्दों पर हो गई। अभी जैसा हाल ही में देखने को मिला कि जन स्वराज पार्टी ने अपना 51 उम्मीदवार टिकट का घोषणा 51 उम्मीदवार का घोषणा किया है। तो उसमें लगभग ऐसे खूब सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि हमने इन प्रबुद्ध जन को टिकट दिया है, हमने केसी सिन्हा को टिकट दिया है, हमने उस एडवोकेट को टिकट दिया है, बड़े बड़े ऐसे एकेडमिक्सियन को टिकट दिया है। तो क्या इसमें कुछ परिवर्तन आएगा बिहार राजनीति में? कुछ इसमें क्या आपको लगता है कि कैसा परिवर्तन हो सकता है इसमें? प्रशांत जी बहुत चालाकी से प्रचार कर रहे हैं जी, और वो सारा दिमाग प्रचार में ही लगाए हैं उनको, क्योंकि वो प्रचार ही किए हैं अभी तक, और वो प्रचार को ही पॉलिटिक्स समझ रहे हैं। उनका पैसा भी यही है, उनका पेशा भी है ये प्रचार ही करना। जी, उसके लिए कंपनी वो चलाते हैं। जी जी। और
उनका, लेकिन वो उसको पॉलिटिक्स में लागू करेंगे तो पॉलिटिक्स प्रचार नहीं है भाई साहब। आप पैसा कमा सकते हैं, आप गाना गा के, डांस करके या रील बना के आप करोड़पति हो सकते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। बहुत सारे किसका कौन क्लिक कर जाए क्या और व्यूअर बढ़ जाए तो सुनते हैं आजकल पैसा ज्यादा सोशल मीडिया से होता है। वो भी सच है कि नहीं, अब ये तो जो कर रहा है उसी को मालूम है। हजारों लाखों में एक आध निकल जाते हैं। तो पैसा आपके पास हो सकता है। आप बॉलीवुड में, भोजपुरी वुड में, जो भोजपुरी फिल्मों के जो बहुत सारे कलाकार हैं, उनको भी उन्होंने दिया है। वो नहीं प्रचारित कर रहे हैं, वो ये केवल कह रहे हैं कि हम एकेडमिशियन, और एकेडमिशियन को आप दे रहे हैं टिकट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एकेडमिशियन लेकिन क्या जन नेता है? क्या वो जन नेता बन पाएगा या वो जन नेता बन पाए? अच्छी बात है कि एकेडमिशियन को जन नेता बनना चाहिए। जी जी जी। लेकिन आप, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सबका सम्मान है, मैं किसी का अपमान करने के लिए नहीं बैठा हूं। बिल्कुल। और लेकिन ये झूठ मूठ में कहना कि मैं तो बस पढ़े लिखे वर्ग को ही टिकट दे रहा हूं और बाकी लोग जो ऐसे वैसे लोगों को नहीं दे रहा हूं। स्पष्ट आप उनकी जो लिस्ट निकाल करके देख लीजिए, कितने गाने बजाने वाले उनके लिस्ट में हैं, जो जनता के बीच में बिल्कुल नहीं है, और फुहड़ गाने भी गाते हैं लोग। तो वैसे लोगों को भी दिए हुए हैं। मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि आगे, अब आप लोक प्रतिनिधि के लिए आ ही रहे हैं तो कम से कम ये फुहड़ गाने सबसे पहले बंद करिए। बिल्कुल। फुहड़ भाषा जो भोजपुरी को लेकर के, भोजपुरी को गंदा इमेज जो बनाए हैं लोग, वो हटाइए। तो इसमें गायकों का विवेक बहुत विशेष योगदान है। तो आप राजनीति करने का हक सबको है, लेकिन आप ये ना कहिए कि आप ही सभी साफ सुथरे छवि वालों को आप टिकट दिए हैं, बाकी लोगों ने सब ऐसा वैसा किया है। अगर ऐसा ही होता तो नीतीश कुमार पर पिछले इतने वर्षों से जनता विश्वास क्यों करती? क्यों? सही बात। अभी तो धीरे धीरे और कैंडिडेट्स का नाम आएंगी, हर पार्टियों से नाम आएंगी। और आगे बात करते हैं कि इस बार का बिहार का चुनाव कैसे देखते हैं आप राजीव जी? आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका पैतृक गाँव बक्सर में है, आप बिहार के धरती से आते हैं, तो आप बिहार के इस बार का चुनाव कैसे देख रहे हैं? 3 त्रिकोणीय होगा क्या? ये तीसरा जो जनसुराज पार्टी आई है उसके कारण त्रिकोणीय मुकाबला होगा, या फिर बीजेपी क्या जो गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन, उन दोनों में ही सिमट के रह जाएगा? और ये तो देखिए, जनता जनार्दन 14 तारीख को अपना, मतलब 6 और 11 को अपना मत डाल के 14 का जो रिजल्ट आएगा उसमें दिखाएंगे ही। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि केवल गाली देना या आरोप प्रत्यारोप करके केवल दूसरे की छवि खराब करने की राजनीति आगे अब सक्सेसफुल होने वाली बहुत नहीं है। आज का जो युवा पीढ़ी है, आज का जो वोटर है, वो लॉजिकल है, वो तर्क के आधार पर आपके कारनामों का अध्ययन करता है, आपका पूरी आपकी लाइफ का कुंडली निकालता है वो, कि आपने पीछे अपने पहले के आपके जीवन में कैसा जीवन जिए हैं आप, और उस आधार पर फिर वो नेता को या तो प्रमोट करता है या फिर क्रिटिसाइज करता है। तो ये 3 त्रिकोणीय तो बहुत रहने की उम्मीद नहीं है। प्रशांत जी का क्या है कि हवा ज्यादा है ना, वो बहुत सारे सोशल मीडिया पे हवा, हाँ, कई सारे वर्कर हैं उनके यहाँ, पेड वर्कर बहुत सारे हैं, बहुतों को गाड़ी वाड़ी मिल रही है। अब पता नहीं जहां से भी उनको इतना फंड आ रहा हो, नहीं पता। वो उससे मतलब अपने कार्यकर्ताओं, वो तो कहते भी हैं कि मैं मेरा शेयर करो ये वीडियो वगैरह, और यूट्यूब पे तुम लोग, मतलब मैं शेयर करने और ये सब करने से, सब्सक्रिप्शन बढ़वाने से मैं मतलब पेमेंट करूंगा और आऊंगा। तो और उनके पोस्टर पे भी बहुत सारी चीजों को वो भी अलग अलग दावे वादे किए हुए हैं जी। ये नई बात आके निकल रही है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता जो सोशल मीडिया फेसबुक पे फेमस हैं, उस क्षेत्र के, उनसे वो प्रचार करवाते हैं और पैसा देके प्रचार करवाते हैं। अपने कार्यकर्ता तो पैसा देके बहुत सारे, मतलब प्रोफेशनल रखे हैं वो जी। हर कोई रखता है, लेकिन ये राजनीति में प्रोफेशनल कार्यकर्ताओं से राजनीति नहीं चलती है। आप ऑफिस के काम पार्टी के करवा सकते हैं, लेकिन जो वोटर को कनेक्ट करने के लिए,
वोटर को जो आप कन्विंस करने वाले हैं, क्योंकि आप बिना वोटर को कन्विंस किए आप वोट कैसे लेंगे? बिल्कुल। आप फेमस हो सकते हैं, फेमस होने में आपको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन जनता की मुद्दों को, जनता के भावनाओं को आप जनता के बीच गए बिना समझ नहीं सकते। तो इस नाते आप इस तरीके से मतलब हवा में बात करना उचित नहीं है। हवा में, सोशल मीडिया पे हवा बनाना। हाँ, और यह मतलब अभी वो जितने सारे आरोप लगा रहे हैं बहुत सारे लोगों पे, वो सीधे कोर्ट क्यों नहीं जाते? वो अरविंद केजरीवाल की तरह कर रहे हैं पूरा। जैसे अरविंद केजरीवाल आने के टाइम वो शीला दीक्षित पे, पता नहीं किस के ऊपर बोले थे मेरे पास इतना चार्जशीट है, इतना ये है, ये मतलब इतने सारे मेरे पास एविडेंसेज हैं, लेकिन मैं कोर्ट जाऊंगा। लेकिन वो 10 साल सरकार में रहे, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। ये दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। और ये भी ध्यान में से आता है कि जब वो पत्रकार वार्ता करते हैं तो उसमें एक इगोइस्टिक नेचर दिखता है उनका, कि हम अरे तरे करके बात करना। हाँ, थोड़ा मतलब वो बिल्कुल। तो वही बात है कि वो देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है जी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान अपने टीम के साथ मिलकर के जो देश को देके गए हैं, उसमें भूलिएगा नहीं जी, उसमें लिखा हुआ है कि हरेक व्यक्ति को, हरेक नागरिक को जी, बराबर का अधिकार है। सही बात। आप अभी भी जो सोसाइटी का लोअर स्ट्राटा है वो कम पढ़ा लिखा है, तो आप उनको प्रतिनिधित्व करने से रोकेंगे क्या? केवल डिग्री पैमाना नहीं होना चाहिए। हाँ, नो डाउट, मैं कह रहा हूं कि सभी को पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमारा एक ये हर लोक प्रतिनिधि का भी जिम्मेवारी बनता है कि तय करे कि अपने क्षेत्र का हर बच्चा, छोटी छोटी बच्चियां, सब कोई ऐसा न छूटे जो शिक्षित न हो जी। ठीक है, सभी को शिक्षा हो, ये और उचित शिक्षा हो, उच्च शिक्षा भी उनको उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित कराना हम सभी का दायित्व है। सही। लेकिन आप जो कम पढ़ा लिखा है उसको आप प्रतिनिधित्व करने से रोक देंगे, ये उचित नहीं है, ये संविधान की अवहेलना है। बिल्कुल। क्योंकि फिर आप उसको उठने का अवसर नहीं दे रहे हैं, आप उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, वो फिर विकास कैसे करेगा? उसको आप मतलब एक फ्यूडल माइंडसेट है ये, मुझे लगता है कॉलोनियल माइंडसेट है, कॉलोनियल फ्यूडल जो भी कहिए, क्योंकि सामंतवादी है। क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं तो मैं ऊपर बैठूंगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको नीचे, और उसको अवसर नहीं देंगे बोलने का। तो लोक प्रतिनिधि बनने का जब आप नहीं देंगे अवसर, तो वो कैसे बोलेगा, अपनी बात कैसे रखेगा? और ये संख्या ज्यादा है अभी भी। सही बात। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बने रहना चाहिए। तो ये हम सबका सामूहिक जिम्मेवारी है। और दूसरा एक मुद्दा जो बिहार चुनाव में है अभी, वैसे देश में कई जगह है, मैं इसका बड़ा आलोचक हूं। मैं राजनीति में परिवारवाद, वंशवाद का बड़ा आलोचक हूं। मैं इस बात पे आने वाला था, आपने बात छेड़ दिया है तो आप अपना मैं इस बात ये भी एक विषय है, तो आप इस पे भी हम लोग, मैं इस बात पे आने ही वाला था, आपने बात छेड़ ही दिया है। तो आप खासकर जो बिहार और यूपी वाला जो बेल्ट है, उसमें ऐसा काफ़ी दिखता है कि हर मतलब मैक्सिमम पार्टियों में परिवारवाद का एक झलक दिखता है। अपने ही परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री बनाना, अपने ही परिवार के लोगों को मंत्री बनाना, उनको ही टिकट ज़्यादा देना। तो इस पे आपको कैसा लगता है, बिहार इससे उठकर कैसे आगे बढ़ सकती है? देखिए, केवल बिहार की समस्या नहीं है ये पूरे देश की समस्या है। जहां भी जो परिवारवादी पार्टियां हैं जी, बिहार में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं जी, महाराष्ट्र आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में देख लीजिए, वहाँ भी पूरा परिवारवाद चलता है। परिवारवाद और इमेज क्रिएशन वाला ये जो पर्सनालिटी कल्ट, ये दोनों ही बहुत खतरनाक है। तो परिवारवाद में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक राजनेता का बेटा राजनेता बनने की योग्यता नहीं रखता है, ऐसी बात नहीं है जी। वो रखते हैं योग्यता, जैसे आम नागरिक रखता है वैसे ही रखते हैं। लेकिन उनको सिर्फ नेताजी का बेटा होने के नाते उनको ही पार्टी का अध्यक्ष बनाना या उनको ही मुख्यमंत्री बनाना जीतने पर, या मतलब सर्वे सर्वा उनको बनाना और बाकी लोग को फॉलोअर बनाना, जो इतना मेहनत करते हैं कार्यकर्ता अपना खून पसीना लगा करके पार्टी को सींचता है जी।
आपको सचिव बनाया था, कार्यकर्ता अध्यक्ष बनाया था कार्यकर्ता, इसलिए कि आप उसके भी बाकी भी कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखेंगे और पूरी जनता जनार्दन का ध्यान रखेंगे। लेकिन आप इस पे आ जाते हैं कि नहीं, जब पार्टी का निर्णायक पद का निर्णायक अधिकार जब देने की बात आती है तो आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, जब सदन भेजना होता है तो आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को भेजना चाहते हैं। इस कारण से पार्टियों के प्रति लोगों में जो वो है एक मतलब आशा वो टूट रही है, और ये बिहार इसको इस बार नकारने वाला है, मुझे ऐसा पूरा लग रहा है। 14 को पता, हाँ बिल्कुल 14 को पता चलेगा, क्योंकि देखिए बिहार को अभी तक जाति और ये परिवारवाद इसमें बहुत ज्यादा उलझा करके रखा गया था। उत्तर प्रदेश में भी यही समस्या थी पिछले कुछ वर्षों से, पिछले 10 सालों से लगभग, मतलब जब से योगी जी आए हैं तब से परिवारवाद का सिस्टम यहाँ टूटा है, नहीं तो परिवारवाद चरम पे था। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का भी गिन करके देख लीजिए कि सपा में जो भी कभी भी कोई चीफ या जो टिकट बंटवारा जो होता है वो किस प्रकार से होता है आप देख सकते हैं। पार्टी के जो पद हैं उसमें जो ऊपर वाले जो पद हैं निर्णायक पद वो कैसे दिए जाते हैं के लोग, हाँ, दूसरे को आप बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये लोकतंत्र कहाँ से है? उनको बस कार्यकर्ता बना के रखे हैं। और बहुत सारे रैलियों में ऐसे देखने को मिलता है कि हम उनके फॉलोअर हैं, मतलब वो जो उनके फॉलोअर्स हैं वो सेल्फी लेने जाते हैं या उनसे मिलने जाते हैं तो एक गंदा तरीके से व्यवहार किया मार देते हैं। हाँ, मार देते हैं। कितने ऐसे रिकॉर्ड मिल जाएंगे कि लोग धक्का दे के फेंक दिए, थप्पड़ मार दिए। इसी वजह से तो इन पार्टियों की ये हालत होती है। जो परिवारवादी पार्टियां हैं आज नहीं तो कल वो बिखरेंगी ही गलत तरीके से उसका, क्योंकि आप उसमें लोकतंत्र का को जगह नहीं दे रहे हो। जो मेहनत कर रहा है कार्यकर्ता उसको आप बढ़ा नहीं रहे हो, उसको सही जगह नहीं दे रहे हो। आप अपने बच्चों को ही, जब योग्यता हो चाहे ना हो, फिर भी आप अपने बच्चों को ही सिर्फ यही योग्यता बना दिए हैं कि मतलब अध्यक्ष का बेटा होना चाहिए जी। तो वो सिस्टम ठीक नहीं है, किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए ठीक नहीं है। और संविधान के मूल्यों के पालन में ये बाधा है, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि फिर तो वही समन्ति ही हो जाएगा कि हम मतलब राजा का बेटा ही राजा रहेगा। ये सिर्फ बिहार में ही नहीं है, इसको ये पूरे देश में जहां जहां है उसको मैं सभी वोटर्स से अपील करना चाहता हूं, खासकर युवा वोटर से, कि आप सभी प्लीज इसके खिलाफ एक अभियान चलाइए पूरे देश में। और जहां भी परिवारवादी निर्णय लिए जाते हैं पार्टी में, जिन भी पार्टियां को परिवारवाद चला रहे हैं उन सभी पार्टियों को बहिष्कृत किया जाना चाहिए और उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकतंत्र पार्टी में सुनिश्चित हो और जो योग्य व्यक्ति हो उसी को नेतृत्व मिले जी। आप कांग्रेस को देख लीजिए, इतने वर्षों से पूरी गांधी परिवार चला रही है उसको, अभी भी हाँ, अभी भी बैक ऑफ द कर्टेन वही है जी। और वही हाल महाराष्ट्र में शिवसेना का देख लीजिए, तो उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना उद्धव जो, क्योंकि बाला साहब के बच्चे हैं उन्हीं को दिया गया, फिर यही सब, मतलब आप उदाहरण देख सकते हैं। उस कारण से क्या होता है कि मूल्यों से समझौता करते हैं लोग, और फिर कार्यकर्ता बेचारा उस समय फिर दुखी हो जाता है कि गर्व से हम कोई मूल्य पे काम कर रहे हैं और अचानक से हम देख रहे हैं कि अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए 370 का जब विरोध हो रहा था, जब 370 था तो शिवसेना उसके मतलब विरोध में ही बात करती थी हमेशा, लेकिन हटने के टाइम उनका रुख थोड़ा अलग हो गया था क्योंकि वो अपोजिशन में हो गए थे। हाँ, तो ये अपने मूल्यों पे टिके नहीं, अपोजिशन में रहिए चाहे सामने रहिए, लेकिन आपका जो सोच है वो राष्ट्रहित से समझौता करने वाला नहीं होना चाहिए। पार्टियां तो ज्यादा होनी ही चाहिए, उसमें क्या है, क्योंकि लोकतंत्र है भारत एक, भारत और ऐसा लोकतंत्र मल्टी पार्टी सिस्टम है, ऐसा दो पार्टी वाला सिस्टम प्राचीन लोकतंत्र है। हमारे यहाँ लोकतंत्र की परंपरा रही है, वैशाली एक उसका उदाहरण है ये बुद्ध काल के समय में ही जी। तो वो देख सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोगों को, मतलब मैं सबसे अपील करूंगा बिहार के सभी वोटर सबसे कि आप किसी भी पर्सनालिटी बेस्ड या परिवारवाद वाले मुद्दे में आप सतर्क रहिए और वैसी पार्टियों को समर्थन न दीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए जो परिवारवाद को बढ़ावा देती हैं, और उसमें सुधार करवाइए, बोल बोल के सुधार करवाइए।
हाँ, चाहे आप उस पार्टी से क्यों ना बिलोंग करते हाँ बिल्कुल, आप उस पार्टी से हैं तो भी उसमें बोलिए कि एक परिवार के ही लोग सिर्फ नहीं इसको चलाने चाहिए जी। तो उसमें जो उचित कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो उन सबको उचित नेतृत्व मिलना चाहिए ताकि समाज का जो मतलब निचला तबका है वहां से भी उभर के आए नेतृत्व। जी, ऐसे सभी पार्टियों का अपना संविधान होता है और वो सिर्फ पेपर पे ही रह जाता है। मतलब खासकर जो परिवारवाद वाले पार्टी हैं उनका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपना पार्टी का वो पेपर पे ही है सिर्फ, बाकी जो करना है उनको अपने मन से तय कर लेते हैं, परिवार के ही लोगों का हिस्सा बन। बिल्कुल बिल्कुल, यही समस्या है, ये बहुत बड़ी त्रासदी है देश की। इसको लेकिन युवा ही ठीक कर सकते हैं। मैं तो सभी कार्यकर्ताओं को, जो आप जिस भी पार्टी के हैं, आपका दायित्व है कि आपके पार्टी में परिवारवाद या जो भी है कोई भी एक मतलब किसी भी प्रकार का दोष अगर दिखता है तो उसको क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता है और अंदर में शीर्ष नेतृत्व से बात करके उसको सुधारवाने की भी जरूरत है, क्योंकि पार्टी आपकी है तो आपका दायित्व बनता है कि पार्टी अच्छी दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि पार्टी बनी थी अच्छे काम के लिए, लोकतंत्र में राष्ट्र सेवा करने के लिए बनी थी, तो उन मूल्यों को न त्यागे। अभी हम सब ने चर्चा किया कि कैसे बिहार की इलेक्शन कैसे रहने वाली है, क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या जो युवा कैसे अपने विचारों को विचार कर सकती हैं वोट देने से पहले अपनी पार्टी में, अपने समाज में, समाज हित में काम करने से। इन्हीं सब बातों को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगले एपिसोड में फिर से हम आपसे मिलेंगे इसी स्व भारत डायलॉग के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी, व्यूअर्स को भी धन्यवाद जी। भारत माता की जय। और चैनल को, स्व भारत डायलॉग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इसमें जो आपको सुझाव लगता है, सुझाव के लिए आप पूरा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, सुझाव उसमें सुझाव दे सकते हैं कि किस पे बात होनी चाहिए स्व भारत डायलॉग के ऊपर। राजीव जी और कई हमारे प्रबुद्ध ऐसे लोग हैं जिनको हम बुला के विचार कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। आप कमेंट आपके लिए पूरा खुला है। आप अपना जिस भी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं उस पर हम सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।